हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के इतिहास से डेली आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी जो स्टार्ट हुआ है बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग का जो सिलेबस होता है नेट का, यानी कि स्टार्टिंग से अगर आप जानना चाहते हैं हिंदी को तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत हुई है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे क्या, हिंदी भाषा और उसका विकास, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। यही चैप्टर का है पहला चैप्टर और इसकी शुरुआत किए हम लोग शुरू से एकदम जानना। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं कि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं हिंदी भाषा और उसके विकास में लगभग क्वेश्चन को कर चुके हैं और हमारा जो टारगेट है वह है 200 से 250 क्वेश्चन लाना आपके लिए। तो आज मैं जो लेके आई हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप नेट का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लगभग उसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं नेट के लगभग में इससे जो है एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए अगर मैं इसे लेके आऊँ। तो चलिए जानते हैं अपभ्रंश के रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे भी कि इनकी जो इन रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है और क्या महत्व है, और इसके रचनाकाल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट हो जाता है कि सरापाद। तो सरापाद की जो रचना है वह है दोहा कोश और इसकी रचना काल का जो समय सीमा है वह क्या है, 8वीं सदी। 8वीं सदी में इसकी रचना हुई थी दोहा कोश की। और दोहा कोश के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो है ना धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। तो यही इसकी विशेषता है। और दूसरा है स्वयंभू। स्वयंभू को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सभी जानते हैं अच्छे से। स्वयंभू की चर्चा बहुत बार हो चुकी है। तो स्वयंभू की 3 रचनाएं मिलती है अपभ्रंश काल में। कौन कौन सी? पुअम चर्यु, रिठ्ठेमणि चर्यु और स्वयंभू छंद। यह स्वयंभू छंद जो है ना इन्हीं के नाम पे है स्वयंभू छंद। तो तीनों की जो रचनाएं हुई है वह हुई है 8वीं शती में ही। ठीक है, तीनों की रचनाएं 8वीं शती में ही हुई है। पुअम चर्यु को पदम चरित के नाम से भी जाना जाता है और रिठ्ठेमणि चर्यु को वो अरिष्ट नेमि चरित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पुअम चर्यु के बारे में एक विशेषता है, यह बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बारे में विशेषता यह है कि पुअम चर्यु जो है ना यह एक राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। क्या है? राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। और प्लस इसमें जो है ना 90 संधियाँ और 5 कांड है। और यह जो है अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। पुअम चर्यु को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और इनकी जो है स्वयंभू की जो रचना है पुअम चर्यु, इन्हीं रचना पे स्वयंभू को जो है ना यह कहा गया कि ये जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं, इनको कहा गया था। और डॉक्टर भयावनी के द्वारा जो कहा गया था, इनको कहा गया था कि अपभ्रंश के ये कालिदास हैं। कौन? स्वयंभू। समझ गए अच्छे से? चलिए अब है पुष्पदंत। तो इनकी भी 3 रचनाएं मिलती है, महापुराण, न्याय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। ठीक है, तो इन सभी की जो रचना हुई है 10वीं शताब्दी में ही इनकी रचना हुई है। इन सभी की जो रचना हुई है 10वीं शताब्दी में हुई है, नीचे दिया गया है। और जितने भी रचनाकार हैं ना सभी को मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दी हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। और नीचे सबकी रचनाओं के बारे में दिया गया है। तो महापुराण, इनकी रचना है महापुराण, न्याय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। तो न्याय कुमार चर्यु जो है इसको नाग कुमार चरित के नाम से भी जाना जाता है और जसहर चर्यु को यशधर चरित। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर एग्जाम में दोनों में से कोई एक नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किनकी रचना है तो पुष्पदंत की रचना है। अब महापुराण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है क्या कि महापुराण में किसका वर्णन है। तो महापुराण में जो वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है, तो महापुराण में जो है यह एक कहा गया है कि पौराणिक यानी कि पुरानी गाथाओं का जानकारी जो दिया जाता था इसी में है ना, पुरानी कथाओं का जानकारी इसी में मिलती है। और यह अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें टोटल 120 संधियाँ का विशाल प्रबंध काव्य है। और यह महापुराण जो है 2 भागों में विभाजित है, एक आदि पुराण और दूसरा उत्तर पुराण। ठीक है, वहीं अगर न्याय कुमार चरित के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, यानी नाग कुमार चरित के बारे में, तो इस काव्य में जो है ना श्रुत पंचमी का महात्म्य बताने के लिए नाग कुमार का चरित्र वर्णन किया गया है। किसका? नाग कुमार का चरित्र वर्णन, इसलिए नाम भी इसका नीचे लिखा हुआ है नाग कुमार चरित। ठीक है, और जहाँ ये बात हो जाती है यानी कि जसहर चर्यु के बारे में, तो यशधर चरित इसमें क्या है, तो यह एक लघु चरित्र काव्य है जिसका उद्देश्य क्या था कि हिंसा प्रवृत्ति का निवारण
और अहिंसा व्रत का धारण करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि इसका उद्देश्य था कि हिंसा वृत्ति का निवारण और अहिंसा व्रत का धारण करने के लिए प्रेरित करना। ये थी इन सभी की विशेषताएं। थोड़ा सा इसमें हम लोग पूवमचर्य के बारे में जाने थे, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं जाने थे, अरिष्ट नेमि चरित के बारे में और स्वयंभू छंद के बारे में, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये अरिष्ट नेमि चर्य जो है ना, वो क्या है, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया कि 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्ट नेमि तथा कौरव पांडव का जो कथा वर्णन है उसका वर्णन इसमें किया गया है, ये देखने को मिलता है। और स्वयंभू छंद में क्या है, इसमें है यह कि इसमें जो है ना प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का अनेक कवियों की कृतियों का उदाहरण सहित विवेचन किया गया है। नेक्स्ट है धनपाल। तो इसके बारे में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताई भी थी। तो धनपाल की जो रचना है वह है भविष्यत कहा। ठीक है, धनपाल की रचना है भविष्यत का। इसकी रचना हुई है, यानी रचना काल जिसका है 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। और भविष्यत कहा के बारे में मैं बताई थी कि अपभ्रंश का यह प्रथम प्रबंध काव्य है भविष्यत कहा, यानी धनपाल की यह रचना है भविष्यत कहा और यह अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। इसमें वैसे देखने को मिलता है क्या कि कमल श्री तथा श्रुत पंचमी व्रत का फल जो है भविष्यत को हर प्रकार से सफलता प्रदान करता है तथा इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम, साध्वी तथा कुटिल स्त्री का उत्तर यानी कि अंतर दिखाया है। यानी कि एक कहानी ऐसी है जिसमें कि स्त्री के बारे में बताया गया है और भविष्यत एक नाम का एक आदमी है, यानी भविष्यत दत्त को हर प्रकार से सफलता प्रदान कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो यही है कहानी इसकी, ज़्यादा तो पता नहीं है, जितना पता था वो मैं बताई आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है वीर। तो इनकी रचना है, कौन सी रचना है इनकी, तो इनकी रचना है जम्बू सामी चरियू। 11वीं शताब्दी में इनकी रचना हुई है और इनकी रचना क्या है, जम्बू सामी चरियू। इनके बारे में पता चलता है क्या कि इनकी रचना जो यह है इसमें किसका वर्णन किया गया। तो इसमें जो वर्णन किया गया ना, तो वो किया गया यह कि जम्बू स्वामी के चरित्र चित्रण के माध्यम से जो है संसारिक विषयों के प्रति वैराग्य भाव तथा इसमें जो है श्रृंगार वैराग्य परक चरित्र काव्य भी इसे कहा गया है। यानी कि कहिए कि जम्बू स्वामी नाम का एक कोई आदमी है, उसी का चरित्र चित्रण किया गया है संसारिक विषयों के प्रति यानी वैराग्य भाव के प्रति उसका जो है विवेचन किया गया है जम्बू सामी चरियू में। और इसकी रचना कब हुई थी, तो 11वीं शताब्दी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है देवसेन। तो देवसेन इनकी जो रचना है वह है सवाई धम दोहा। इसकी रचना कौन सी है, सवाई धम दोहा। और इनकी जो रचना काल है उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता कि कब इनकी रचना काल हुई थी, यानी कब ये रचना किए थे इनकी। तो देवसेन की रचना है सवाई धम दोहा। इसके बारे में पता चलता है क्या, इसमें जो है ना क्या है, नीति एवं सदाचार संबंधी जो है धर्म उपदेश दिया गया है। सवाई धम दोहा में क्या दिया गया है, नीति और सदाचार संबंधी धर्म का उपदेश दिया गया है, यही इसमें वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब है जोगिंदु। तो जोगिंदु का जो है इनकी दो रचना मिलती है, परम प्यासु और योगसार। योगसार जो इनकी रचना है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है योगसार के बारे में ही। दोनों की जो रचना हुई है यह हुई है 8वीं-9वीं शताब्दी में। ठीक है, परम प्यासु और योगसार। ठीक है, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है कि दोनों में क्या दिया गया है, किसका वर्णन इसमें जो है ना, इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है आध्यात्मिक विषय विवेचन, यानी कि अध्यात्म से जुड़ी जो विशेषता है उसके बारे में विवेचन किया गया है। और इसमें भी योगसार में भी वही बात है, अध्यात्म यानी कि अध्यात्म को ही विषय बना के उसकी विवेचन किया गया है। और इस दोनों की जो रचना काल है वह है 8वीं-9वीं शताब्दी। बढ़ते हैं आगे। अब है नए नंदी। तो इनकी जो रचना है वह है सुदर्शन चरियू। ठीक है, सुदर्शन चरियू जो है 11वीं शताब्दी में इनकी रचना हुई है, 11वीं शताब्दी। और इसमें जो वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया है, तो मुख्य रूप से देखने को यह मिलता है कि महात्मा या फिर बोले क्या
कि नमोकार यानी नमोकार जो होता है महात्म, उसका जो है ना वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है कर्ण कुमार, जिसकी रचना है करकंड चर्यू। ठीक है, चर्यू चर्यू बहुत मिलेगा आपको अपभ्रंश की रचनाओं में। कर्ण कुमार की रचना है करकंड चर्यू, 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। इसमें यह देखने को मिलता है कर्ण कमाल में, यानी कर्ण कमार की जो रचना है करकंड चर्यू, इसमें यह देखने को मिलता है श्रुत पंचमी का फल तथा पंच कल्याण विधि का प्रतिष्ठा, मतलब कहानी है तो उसी के बारे में विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट है राम सिंह, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। ये भी रचना जो है बहुत ही प्रचलित है, पाहुड़ दोहा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा गया है कि राम सिंह की रचना कौन सी है, तो पाहुड़ दोहा। और इसकी रचना जो हुई है 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। तो पाहुड़ दोहा में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है ना एक यह जो रचना है इनकी, तो यह एक रहस्यमयी रचना है, रहस्यानुभूति परक रचना इसे बोल सकते हैं, जिसमें कि आत्मानुभूति एवं सदाचार की महत्ता का वर्णन किया गया है पाहुड़ दोहा में। नेक्स्ट है हेमचंद्र, इनकी भी रचना जो है बहुत ही प्रचलित है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनकी रचना है, जिसकी की रचना काल है 12वीं शताब्दी। सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनकी रचना है हेमचंद्र की। और इसमें जो बताया गया है, क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि व्याकरण के नियमों का, यानी कि उदाहरण स्वरूप जो है श्रृंगार, नीति, धर्म, प्रेम आदि का, यानी आदि से रिलेटेड, यानी कि आदि विषयक दोहों का वर्णन किया गया है। ठीक है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन में उसी का वर्णन किया गया है। और ये अच्छे से याद कर लीजिए कि हेमचंद्र की यह रचना है। ठीक है, अब है धवल। तो धवल की रचना है हरिवंश पुराण, 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। ठीक है, हरिवंश पुराण धवल की रचना है। और इसमें जो रचना है, यानी कि इसमें जो वर्णन देखने को मिलता है, किसका वर्णन देखने को मिलता है, तो महाभारत का कथा इसमें वर्णित किया गया है हरिवंश पुराण में। और 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट है पद्म कृति। तो इसकी जो रचना है पद्म कृति की वह है पासचर्यू, 11वीं शताब्दी में इसकी भी रचना हुई है। पासचर्यू, पद्म कृति की रचना है पासचर्यू। इसकी रचना कब हुई है, तो इसकी रचना हुई है 11वीं शताब्दी में। और इसमें जो रचना, मतलब इसमें जो किया गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो 23वें तीर्थकार व पावरनाथ का चरित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट है श्रीधर। तो श्रीधर की दो रचनाएं मिलती हैं, एक मिलती है पासनाहर चर्यू और दूसरा सुकुमाल चर्यू। ठीक है, और तीन रचनाएं इनकी मिलती है श्रीधर की। कौन कौन सी रचनाएं मिलती है, एक तो मिलती है पासनाहर चर्यू, दूसरा सुकुमाल चर्यू और तीसरा भविष्यत चर्यू। एक भविष्यत कहा अलग है और श्रीधर का क्या है, भविष्यत चर्यू है। ठीक है, भविष्यत कहा जो है वह धनपाल की कृति है और भविष्यत चर्यू जो है वह श्रीधर की कृति है, यानी उनकी रचना है। तो इनकी तीन रचनाएं हैं। तीनों रचनाओं की जो रचनाकाल का समय सीमा जो मिलता है वह मिलता है 12वीं से 13वीं शताब्दी। और इसमें जो वर्णन किया गया है, किसका किसका वर्णन किया गया है जान लेते हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है पासनाहर चर्यू में, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वह किया गया है यह कि इसमें भी 23वें तीर्थकार जो है पावरनाथ का, उसी का चरित्रण इसमें किया गया है। और भविष्यत चर्यू में जो है ना, भविष्य चर्यू में क्या है, इसमें भविष्य दत्त फल के माध्यम से जो है श्रुत पंचमी का महात्म्य वर्णन किया गया है। यानी कि उस टाइम में जिस टाइप का कहानियाँ चलती थी उस हिसाब से, यानी कि सबकी जो रचनाएं थी अपने अपने कहानियों के बारे में, महात्म्य के बारे में, वही सब थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि किसमें किसका वर्णन किया गया है। और सुकुमाल चर्यू में जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जो किया गया है, एक इसमें सुकुमाल स्वामी नाम के कोई व्यक्ति हैं, सुकुमाल स्वामी जो है उसके पूर्व जन्म की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अब है सुमति गनी। सुमति गनी की जो रचना है वह है नेमिनाथ रास। ठीक है, सुमति गनी की रचना कौन सी है, नेमिनाथ रास। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेमिनाथ रास का।
और इसके जो रचना काल है वह है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है नेमिनाथ जो हैं उसी का चरित्र वर्णन किया गया है नेमिनाथ रास में। नेक्स्ट है जिनदत्त सूरी। तो जिनदत्त सूरी की भी 3 रचनाएं मिलती है। एक उपदेश रसायन रास, दूसरा काल स्वरूप कूलक और तीसरा चरचरी। और तीनों की जो रचनाएं हुई थी वह हुई थी, कब हुई थी, 12वीं शताब्दी में ही रचना हुई थी। ठीक है, तो उपदेश रसायन में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है सदाचार एवं नीति संबंधी धर्मोपदेश दिया गया है। और काल स्वरूप कूलक में जो है इसमें नीति एवं सदाचार, यानी कि इसमें भी जो है नीति और सदाचार विषयक धर्मोपदेश का वही वर्णन किया गया है। और चरचरी में, तो चरचरी में जो है ना गुरु जिन बल्लभ सूरी का यशोगान का वर्णित किया गया है। ये सब देखने को मिलता है। तो समझ गए, तीनों में अलग अलग नहीं है, ये दोनों में तो एक ही चीज़ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, उपदेश रसायन रास और काल स्वरूप कूलक में। तो दोनों में क्या है, सदाचार एवं नीति संबंधी धर्मोपदेश दिया गया है। और चरचरी में जो है गुरु जिन बल्लभ सूरी का यशोगान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी की जो रचना है वह है भट्टेश्वर बाहुबली रास। ये भी रचना जो है बहुत ही प्रचलित है, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। शालिभद्र सूरी की रचना है भट्टेश्वर बाहुबली रास। और इसमें जो वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया है, इसकी रचना काल मैं थोड़ा सा लिखना भूल गई हूँ। इसकी जो रचना काल है ना वह है 12वीं से 13वीं शताब्दी। लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 12वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं से 13वीं शताब्दी। तो इसकी जो रचना काल है ये अब देखने को मिलती है 12वीं से 13वीं शताब्दी, शालिभद्र सूरी की, भट्टेश्वर बाहुबली रास की। और इसमें जो वर्णन किया गया है कि ऋषभ पुत्र भरत के बारे में और उनके छोटे भाई बाहुबली के जीवन संघर्ष का वर्णन इसमें किया गया है, भरत के बारे में और बाहुबली के बारे में। नेक्स्ट है अब्दुल रहमान। तो इनकी जो रचना है संदेश राशक, इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया गया है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। इसमें जो वर्णन किया गया है यह 11वीं शताब्दी की रचना है। और इसमें जो वर्णन किया गया है संदेश राशक में, तो किसका वर्णन किया गया, यह जो है यह एक खंड काव्य है। और इस खंड काव्य में जो है ना कवि ने बिरहनी की एक मार्मिक विरह गाथा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, संदेश राशक में। और फिर है विद्यापति। तो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। ये हम सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कीर्तिलता। और 13वीं से 14वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। और कीर्तिलता को जो है ना विद्यापति क्या बोले हैं, तो कीर्तिलता को विद्यापति यह बोले हैं कि इसकी जो भाषा है वह अवहट है। ये विद्यापति खुद ही बोले हैं कि इसकी जो भाषा है वह अवहट है। और संदेश राशक में एक बात और जानने को मिली थी कि अवहट भाषा का उल्लेख इसमें किया गया है संदेश राशक में। और फिर अब लास्ट है कि रैघु। तो रैघु की जो रचनाएं हैं वह है मेहसर चरियु और संतीनाह चरियु। दोनों की जो रचना हुई है 15वीं शताब्दी में। और अपभ्रंश के ये जो हुए ना अंतिम कवि हुए थे, कौन, रैघु जो हुए थे अपभ्रंश के अंतिम कवि हुए थे। और इनकी रचनाएं हैं मेहसर चरियु और संतीनाह चरियु। और इनकी जो रचना है यह मेहसर चरियु। तो मेहसर चरियु में जो देखने को मिलता है, तो इसमें महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। और संतीनाह चरियु में जो है ना इसमें भी महावीर का चरित्र चित्रण किया गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अपभ्रंश के यानी अपभ्रंश समय के रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारियाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, पूछे गए सवालों का आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। इसी तरह जवाब देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे इस चैनल के बारे में, ताकि उससे भी लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब के लिए धन्यवाद।